लंदन और पेरिस में होटलों के पाकिस्तानी मालिक इकबाल लतीफ़ से मिलने लंदन के रफाइल होटल पहुंचे। बाहर आकर खुद इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है। क्या हाल है? The pleasure meeting you. Welcome to London and welcome to Hotel Rafael and my house. होटल के ऊपर पेंट हाउस में ही उनकी रिहाइशगाह है। लंदन और पेरिस में आपके शानदार होटल हैं, रफाइल के मालिक और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से वन ऑफ द रिचेस्ट ये जो इकबाल लतीफ़ हैं, क्या वालदैन की तरफ से इतने अमीर थे या सब कुछ आपने खुद कमाया है? देखिए, सारी दौलत जो होती है ना वो वालदैन से आती है, इन द सेंस के वालदैन आपको इल्म और हुनर और अखलाक और की बुनियादी तालीम देते हैं। मेरे ख्याल में मैं अपने वालदैन का मरहून मिन्नत हूँ। तो वरना दौलत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दौलत तो एक बेमानी सी चीज़ है, तो ये तो एक हाथ का मेल है। आपके वालिद और दादा जो थे उनकी रूट्स कहाँ पर हैं और वो क्या क्या करते रहे? मेरे जो नाना हैं वो मुरादाबाद में एक छोटा सा गांव है नौगावा सादात, तो ये शियाओं की बस्ती है। और जो मेरे वालिद हैं वो होशियारपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो एक छोटी सी बस्ती बाहर है। मेरे दादा का नाम जो था वो मौलवी ग़ुलाम कादिर साहब थे और मेरे वालिद डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ 1890 में पैदा हुए और होशियारपुर में। तो और दोनों कि मुझे एलेक्स हैली की किताब रूट्स ने बड़ा ज़िंदगी में इम्प्रेस किया था, तो मैं अपनी रूट्स की तलाश में था कि मेरे वालिद का गांव कहाँ है, मेरी वालदा का गांव कहाँ है। मेरा ख्याल है कि गूगल, फेसबुक और इंटरनेट से मदद ली होगी। आपको यकीन नहीं आएगा कि मेरे वालिद क्योंकि 1890 में पैदा हुए थे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं 1-2 जनरेशन शिफ्टेड हूँ, इन द सेंस कि मेरे बाप उस उम्र के हैं जो कई लोग के परदादा उस उम्र के हैं। तो मैंने अपने वालिद साहब को उम्र में जब देखा, तो जब मैं 6-7 साल का था तो मेरे वालिद की उम्र 70-71 तक हो चुकी थी। तो बेसिकली मैंने अपने वालिद को हमेशा बूढ़ा ही देखा, लेकिन वो मेरे हीरो भी रहे इस लिहाज से। आपके फादर तो डॉक्टर थे? डॉक्टर थे, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से उन्होंने मेडिसिन किया 1914-15 की क्लास में, और उसके बाद वन ऑफ द ओल्डेस्ट डॉक्टर लाइफ थे। जब 100 सेंचुरी या 75 ईयर्स सेलिब्रेशन हुई तो ही वह खसूसी तौर पर इन्वाइट किए गए थे। और उनका गाँव जो है लाहौर के बिल्कुल एक छोटे सी होशियारपुर की छोटे बाहर एक बस्ती है, और हमारे पूरा ख़ानदान उस गाँव का, अगर आपको पता हो तो ये पूरा का पूरा ख़ानदान जो है वो पढ़ा लिखा ख़ानदान है। उस ज़माने में इंग्लैंड आया था, उनमें इंजीनियर्स भी है, शेख निसार जो बहालपुर में चीफ़ इंजीनियर थे, शेख हबीब, ये सब बहुत मशहूर लोग हैं। और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर के जो वाइस चांसलर थे शेख हसन, ये सब मेरे वालिद के कज़न्स हैं। आप लोग तो पंजाबी थे, आप सक्खर में कैसे जाकर आबाद हो गए? 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो वालिद साहब जो थे वो जिस ट्रेन में आए थे, तो बच्चे जो थे होशियारपुर से, मेरे वालिद की जो पहली वाइफ थी वज़ीर बेगम, उनके बच्चे लेकर वो लाहौर आ गई थी। तो रेडियो पर ऐलान हुआ कि डॉक्टर लतीफ़ साहब जो हैं वो, तो जिस ट्रेन में आए थे, मेरे वालिद मुझे आज तक बताते हैं, मुझे वो किस्सा याद है कि वो वाहिद आदमी ज़िंदा बचे थे। बाहर निकले तो सब मारे गए, सिर्फ वालिद साहब अंदर बैठकर वो नजात पढ़ते रहे, दुआ करते रहे। और उन्होंने बोला मैं बाहर जाऊंगा या अंदर जाऊंगा, मरूंगा तो वो एक वाहिद तन्हा पहुंचे थे लाहौर। उसके बाद फिर उनकी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था, तो उनके हमारे भाई जो हैं लाहौर में, सौतेले भाई, तो वो वहाँ पर थे और वालिद उनके पास आ गए। फिर वॉल्टन कैंप लाहौर के इंचार्ज बन गए। 1951 में जब वॉल्टन रेफ्यूजीज़ का आना सिलसिला बंद हो गया और सबको भेज दिया गया, तो मेरे वालिद ने रिक्वेस्ट की कि उनसे पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। पाकिस्तान में उस वक्त 450 या 600 डॉक्टर थे, तो उन्होंने बोला जहाँ कोई नहीं जाना चाहता। वालिद साहब ने बोला जहाँ कोई नहीं जाना चाहता, तो उनको सक्कर भेज दिया गया। तो सेंट्रल जेल सक्कर और डिस्ट्रिक्ट जेल सक्कर, तो उनकी कहानी इस तरह शुरू हुई। तो वहाँ गए तो मेरे नाना 1947 में दिल्ली में फसादात शुरू हुए, वो करोल बाग में रहते थे, तो फसादात करोल बाग से शुरू हुए थे। तो लाल किले ले गए थे इन सबको, और उस लाल किले से कराची भेजा गया, और कराची से मेरे नाना ने सक्कर की तरफ, क्योंकि उनको मशीनिंग का शौक़ था और मेटल मशीनिंग, और वो खुद लॉयर थे, तो मेरे नाना वहाँ पर तशरीफ़ ले आए सक्कर में, सैयद मुश्ताक हुसैन आबदी साहब। आपके नाना शिया, आपके दादा सुन्नी, ये सुन्नी और शिया फैमिलियों में आपस में शादी कैसे हो गई? मेरे वालिद और नाना दोस्त थे दिल्ली से,
तो सैयद मुश्ताक हुसैन, और ये हम उम्र 8-10 साल का फ़र्क था इनमें। नाना थोड़े से 8-10 साल बड़े थे वालिद से, तो वो 1882 में पैदा हुए थे, तो वो दोस्ती थी। तो इत्तेफाकी बात है, एक दिन वालिद अपनी जो गवर्नमेंट की छोटी सी गंदी बंदी जीप थी उसमें जा रहे थे शाही बाज़ार से। तो मुझे याद है कि उस ज़माने में वालिद ने ये किस्सा मुझे बताया था कि उन्होंने को मेरे नाना जो मेरे मामू हैं वो यंग सैयद मोहम्मद ज़ियाई साहब नज़र आए। तो उन्होंने गाड़ी रोक कर पूछा कि आप सैयद मोहम्मद ज़ियाई साहब हैं, दिल्ली वाले, जो इत्तेफाक की बात है। तो उन्होंने हाँ हाँ मैं वही हूँ। तो आप डॉक्टर लतीफ़ साहब नहीं, आप तुम्हारे घर आते थे? तो उन्होंने रात को आप घर आइए। तो वे क्वींस रोड पर बालाचंद बिल्डिंग थी, उसमें रहते थे। तो रात को अब्बा को खाने पर इनवाइट किया। उधर मेरी अम्मी इत्तेफाक से पूना से आई हुई थी, जो अपनी बहन के पास पूना में रहती थी, वो आई हुई थी, जो सिर्फ उस ज़माने में 26 साल की थी। उन्होंने हकीम अजमल ख़ान हॉस्पिटल से मिडवाइफ और हकीम सईद की क्लास फेलो भी थी। वो वापस जा रही थी 10 दिन बाद। तो मेरे वालिद ने नाना को कहा कि मैं यहाँ पर पूरे सिंध में कोई ऐसी मिडवाइफ नहीं है। तो फिर हम लोग पन्नो आकिल और घोटकी और शिकारपुर तक मुझे पास केसेस आते हैं, सीरियस केसेस ब्रीच प्रेगनेंसीज़ के। तो अनीसा को बोले, मेरी वालदा को, कि वो मेरे साथ काम कर ले। तो मेरे वालिद ने उनको बोला कि हाँ, मेरे नाना ने उनको तवज्जो दिलवाई कि ठीक है, तुम वापस जा रही हो, तुम अकेली हो, तुम्हारे शौहर का भी इंतकाल हो चुका है, तुम्हारा एक बच्चा भी है, तो तुम ऐसा करो वालिद के साथ काम कर लो। तो मेरे वालिद के साथ तो वो काम करने लगे। फिर वालिद को ने उनको कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उनको बहुत बुरा लगा कि आपको शर्म नहीं आती कि आप इतने बुढ़े आदमी होकर मुझसे हाथ मांग रहे हैं। तो उनको नाराज़गी हो गई, वो आना, उन्होंने काम बंद कर दिया सिर्फ 1 महीने बाद। तो 1 महीने बाद वालिद के पास गई और उनको शिकायत की कि तो आपके दोस्त कितने लुच्चर आदमी हैं कि ऐसी बात कर रहे हैं। तो नाना ने कहा कि बेटी ये कुछ दिन सोचा, फिर बोला कि बेटी सुन कि मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन कल ये तेरी जो भाइयों की बीवियां हैं ये तो ये रहने नहीं देंगी। मेरी दानिश में एक शरीफ आदमी है और मैं भी तो बुढ़ा हूँ, तो मैं भी तो उस ज़माने में वालिद भी इसी तरह लगते होंगे। तो उन्होंने बोला कि तू इससे शादी कर ले। तो मेरी नाना ने उनको समझाया, तो वो अम्मी समझ गई और शादी कर ली। फिर हम 6 भाई बहन हुए और सबके सब डॉक्टर और इंजीनियर उन्होंने बनाया। आपने क्या क्या पढ़ा और कहाँ पढ़ा? BS इंजीनियरिंग की है फ्रॉम NAD इंजीनियरिंग कॉलेज कराची से। लेकिन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस नहीं की? नहीं, जब मैं सिर्फ 19.5 साल का था तो मैं काम शुरू कर दिया था 3rd ईयर इंजीनियरिंग में, क्योंकि वालिद की वफ़ात के बाद मुझे ज़रूरत पड़ गई थी कि मैं काम करूं, क्योंकि फिर सौतेले भाइयों ने सारे अकाउंट फ्रीज़ कर दिए थे, ज़मीनें पर कब्ज़ा कर लिया था। फिर मुझे कोई कनेक्शन था, तो मैं वहाँ पर सदुद्दीन गांची अपना होटल बनाए थे, गांची नॉट ये, तो वो अपना होटल शेरेटन बना रहे थे, तो पैलेस होटल गिर रहा था। तो फिर मैं उसमें गया और फिर उधर से मैं कुवैतियों ने मुझे देखा, मेरी मेहनत को देखा और मुझे पेरिस और कुवैत ले गए। तो माई लक प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मेहनत ज़्यादा काम आई या तकदीर ने ज़्यादा साथ दिया? तकदीर और मेहनत साथ साथ चलती हैं। कि बहुत लोग मेहनती होते हैं, मुझसे ज़्यादा लोग, लाखों लोग मुझसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, लाखों लोग मुझसे ज़्यादा मेहनती हैं। मेरी दानिश में तकदीर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर मैं उस रात को वहाँ पर नहीं होता और फैसल अब्दुल मोहसिन खतरच था मुझे नहीं देखते, ये कुवैती उन्होंने क्या देखा आपने? भाई मैं नीले पीले कपड़े बहुत हरे, मुझे शौक है, कलरफुल आदमी हूँ। तो मैं भी उस ज़माने में कंस्ट्रक्शन करा रहा था कल शेरेटन की, तो ऊपर है ना एक बहुत बड़ा स्लैब बनता है जो उसमें बहुत ज़्यादा कंक्रीट जाती है, जो मैकेनिकल स्लैब जिसको बोलते हैं। तो मैं उस पर होता था, तो वो आदमी देख रहा था मुझे ऊपर से, कुवैती, बाय चांस वो आए हुए थे, वो मालिक थे, उन्होंने ही पैसा दिया था। ये $100 मिलियन उस ज़माने में KFTCIC कोच फॉरेन ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी ने दिया था। तो उन्होंने देख रहे थे, 2-3 दिन देखा, तो उन्होंने मुझे बुलवाया कि ये आदमी 24 घंटे काम करते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो फिर उन्होंने फिर मुझे फ़ौरन मेरा कुवैत और पेरिस का बोला कि तुम इतने मेहनती हो तो हमारे को ज़रूरत है। तो दैट इज़ हाउ माई लाइफ स्टार्टेड। आप बताते तो नहीं, लेकिन लोगों के समझाने के लिए ये बताएं कि आप कितने अमीर हैं, क्या क्या आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं? देखिए, बात नहीं कि नंबर्स मीन नथिंग फॉर मी। अगर मैं आपको जानबूझ के बताऊँ, मैं जानबूझ कर गरीब रहता हूँ, इन द सेंस कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो सकता था, मैं बहुत ज़्यादा। मसलन मैं पूरे पाकिस्तान में सब लोगों जानता हूँ, मसलन लीडरशिप, मैंने आज तक पाकिस्तान में कोई हुकूमत के साथ कारोबार नहीं किया। जिस साल मैं कोई ऐसा वज़ीर आज़म नहीं है जो मेरे साथ
पर्सनल नहीं जानता हूँ, बीबी से लेकर, यानी पर्सनली मैं फ्रेंडशिप, यानी ईमेल्स एक्सचेंज कर। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब मेरे साथ लंदन में आए गए, मैं उनको लेकर गया हूँ कई जगह, तो वो बहुत अच्छे लोग हैं साहब। शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, बिलावल, उनके बेनज़ीर ने एक दिन उनको मुझे बोला, तो दे ऑल नो मी ऑल्सो। आसिफ जरदारी। आप पाकिस्तान में भी तो बिजनेस करते हैं। बात यह कि मैंने बड़े प्राइवेट तौर पर किया है, गवर्नमेंट के साथ कभी नहीं किया। और क्या क्या है आपका? पेपर मिल लगाई है, 100 टन कैपेसिटी की थी, फिर वो बिकॉज ऑफ सडन डाउनटर्न बंद कर दी, अब दोबारा उसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ। और दुनिया में आपके कारोबार कहाँ कहाँ हैं? देखिए, शुरू से ही मुझे शौक़ था कि मैं इन्वेस्ट करूँ। अभी भी मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता हूँ एवरी मंथ। मुझे पता चला है कि आप पाकिस्तान में जो कुछ कमाते हैं वहीं रखते हैं, उसको यहाँ नहीं लाते, हालांकि आप यहाँ रहते हैं। वही रखते हैं, भी आज तक एक पैसा भी बाहर नहीं निकाला, और ज़्यादा कर रहा हूँ उसको। यहाँ से भेजते हैं, वहाँ से नहीं मंगवाते। और 300 लोग के करीब के मैं जिम्मेदारी मेरी, मेरे ख्याल में दैट इज़ माई ड्यू टू पाकिस्तान। देखिए, ज़बानी जमा खर्च से कोई फ़ायदा नहीं होता। यू हैव टू रियली डू। आई हैव अ स्मॉल प्रोग्राम, फिर कोई कंप्यूटर 300 लोगों को आप सपोर्ट करते हैं? नहीं, एम्प्लॉयमेंट है, सपोर्ट को कहना गलत है, खुद अपने आप को सपोर्ट करते हैं। फ्रांस में भी आपका बहुत बड़ा होटल है? जी, मेरे वो कोइटियों के साथ मेरा अपना नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़ा होटल है फ्रांस का, 7 स्टार है। अच्छा। तो चांज़-एलीज़े पर है, तो वो है। उसके बाद एवेन्यू माउंटेन पर कई प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी दानिश में दीज फिगर्स, इफ़ यू रियली डोंट इम्प्लीमेंट समथिंग, तो मैंने पाकिस्तान में कंप्यूटर सेंटर्स खोले हैं। मेरी दानिश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का जो है वो कोई भी नहीं है। सबसे बड़ी रिसोर्स पाकिस्तान की मुझ जैसे इकबाल लतीफ़ हैं जो अंडर यूटिलाइज और अनसीन रह जाते हैं। मैं चाहता हूँ, और मेरी पूरी हिम्मत यह है कि मैं कम से कम 50 और इकबाल लतीफ़ अपने जैसे पैदा कर लूँ जो इल्म और के तालिब हों, मोहब्बत के तालिब हों। तो क्या कामयाब होने के लिए आशिक मिजाज होना भी ज़रूरी है? ज़रूरी है बहुत। देखिए, खुले दिमाग की जो सोच है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आप है ना तंग नज़री के साथ और मोहब्बत, अपने मुल्क के साथ एहतराम, अपने मुल्क के साथ इज़्ज़त, अपने मुल्क को हमेशा पे इज़्ज़त देखना। जो अपने मुल्क की और माँ की और कौम की इज़्ज़त नहीं करेगा, वो कभी अपने घर की इज़्ज़त नहीं करेगा। जो अपने मुल्क को चोर कहेगा, वो अपने फिर खुद चोर होता है। आपने लंदन के बीचों बीच होटल के ऊपर अपना घर बना रखा है और ये बड़ा डिफरेंट है। आप यहाँ क्रिकेट भी खेलते हैं, घर के अंदर ये सारे निशान हैं गेंदों के, और ये लॉबी से ज़्यादा एक प्लेग्राउंड लगता है। आप ये आइडिया कैसे आया? घर जो होता है ना, वो लोगों के लिए नहीं बनाया जाता। घर जो होता है वो अपने लिए बनाया जाता है, और घर जब तक घर नहीं बनता जब तक उसमें बच्चे वगैरह पूरी तरह उसको पूरा यूटिलाइज ना करें। मेरी दानिश में इतनी बड़ी जगह को खाली रखना और सिर्फ लोग मेहमानों के इंतज़ार में रहना तो एक बहुत ही बदनसीबी है। और 90% लोग जो हैं वो अपने घर को बंद करके रखते हैं और 4 कमरों में रहते हैं और बाकी बड़े ड्राइंग रूम्स सजा कर रखते हैं कि मेहमान आकर खुश होंगे। उसका ओरिएंट देखें, वो सब बॉल्स पड़ी हैं, वो टॉयज़ पड़े हैं, ये बैट्स पड़े हैं, देखिए, और ये सब जो हैं ये बच्चों के ओरिएंटेशन है। क्या सच है कि आपने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा? जी, बिल्कुल। मैं एक इनकलाबी आदमी हूँ। मेरी दानिश में बच्चों का स्कूल, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेरे वालिदैन ने मुझे सबसे बड़ी स्कूलिंग की। मेरे बुढ़े वालिद ने जब मुझे लेकर मासूम शाह लाइब्रेरी सक्कर में जाते थे और जनरल लाइब्रेरी, इसी तरह मैंने अपने बच्चों की भी खुद तरबियत की, और मेरी बीवी नसरीन ने बहुत मेरा हाथ बटाया उसमें। और हम लोगों ने, उन्होंने 9, 10, 11 साल की उम्र में O लेवल किया, 11, 12, 13, 14 साल की उम्र में, और मास्टर्स कर लिया था 16, 17, 18 साल की उम्र में। उसके बाद उनके 20-20 साल के तजर्बे हैं बैंकिंग में। मसलन रेहान जो हैं वो ग्लोबल हेड हैं मॉर्गन स्टैनली के, को हेड मॉर्गन स्टैनली के ग्लोबल क्रेडिट के। ज़ेन की अपनी हेज फंड है TLG कैपिटल, और ज़करिया जो हैं वो अपना तालीम और अपनी चीज़ करते हैं, और वो बड़ा मेरी तरह लिखने और इंटेलेक्चुअल आदमी है, तो उनकी एक डिफरेंट तहरीक है। तो बेसिकली सब के सब आज़ाद हैं। मैंने कभी उनसे कुछ कह नहीं सकता वो, लेकिन उनके बच्चे सब जो हैं, जैसे आज आप देखेंगे तो घर अगर आपको दिखाऊं तो वो आज सैटरडे और संडे का दिन पोते पोतियों का यहाँ पर होता है, तो ये सब बाजी लग जाएगी, यहाँ पर क्रिकेट बॉल्स आ जाएंगी। देखें वो जो है वो है क्रीज है। इधर शाहिद अफरीदी साहब भी खेले हैं, महमूद अजहर साहब भी खेले हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी। ये मेरी वाइफ का बेडरूम है, और इसमें आज देखिए बच्चों के बेड लगे हुए हैं।
ये आज ये बच्चों का सैटरडे संडे को ये बच्चों के बेड लग गए, तो सब बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे, सब ये उनकी तैयारियाँ मुकम्मल हैं, तो ये सब उनके बेड हैं, 1 2 3 4 5 6 7। होम स्कूलिंग का फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास बहुत टाइम होता है, उनके पास मेरे जो पोते पोतियाँ हैं वो म्यूज़िक भी सीखते हैं, वो क्रिकेट भी खेलते हैं, वो पियानो भी करते हैं, वो बेकार भी रहते हैं। और बेकार रहना ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर सिर्फ 24 घंटे काम और फ़िक्र और पैसे की फ़िक्र करेंगे तो आप तबाह हो जाएंगे। और जब तक ये सोच, और सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान का जो एसेट है वो हमारे बच्चे हैं। 40-50 मिलियन बच्चों को अगर हम तरबियत दे दें और वोकेशनल ट्रेनिंग करा दें और बच्चों की तरबियत कर दें, तो मैं बताता हूँ पाकिस्तान से ज़्यादा अमीर मुल्क कोई नहीं होगा। दोपहर के खाने में मज़ेदार दाल चावल और अचार शामिल थे। ये बताएं कि आपकी तबीयत में रोमानवियत भी है, आज़ादी भी है आपकी तबीयत में, तो इससे जो है वो कितना आपकी प्रोग्रेस में, आपकी तरक्की में फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? बहुत फ़ायदा होता है। अगर इंसान रोमानवी नहीं होना और इंसान खुश्क हो तो वो ज़िंदगी में खुश्क रहता है, और इंसान खुश्क इंसान जो है ना वो एक लकड़ी की माफिक टूट जाता है। आपको चाहिए कि अपने आप को ज़रखेज़ रखें। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो हमारे यहाँ बाज़ इंतहा पसंदों की तरफ से पाबंदियाँ हैं, बाज़ जो है मजहबी इंतहा पसंदों की तरफ से, तो आप फिर उनके ख़िलाफ़ हैं? मुझे कोई एतराज़ नहीं है वो जो अपने घर में कर रहे हैं या जो वो सोसाइटी में राइज कर रहे हैं, लेकिन कम से कम जो आज़ादी, अगर कोई अपनी आपको तकलीफ़ दिए बग़ैर अगर वो एक ऐसी आज़ादी चाह रहा है जिससे वो अपने उस हसीन इम्तिज़ाज को सामने लाना चाहता है। पाकिस्तान में तरक्की ना होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? तंग नज़री। मैं आपको सच सच बताता हूँ कि देखें कि हम लोगों ने जब रहबर भेजा था पहला 1964 की बात है, तो इट वाज मच मोर एडवांस देन ISRO का जो है। बट बेसिकली इंडिया में ये जो रुझान था तालीम और साइंस का, वो बहुत, जब सर सैयद अहमद ख़ान ने 1835 और 36 में रिक्वेस्ट की कि जो मोहम्मदन कॉलेज बनाया जाए और कलकत्ता में, तो राजा मोहन सिंह ने बोला कि नहीं, हम लोगों को, मुसलमानों ने कहा नहीं, हमको मदरसे बनाने, हमको साइंस कॉलेज नहीं बनाने। और दैट वाज द रीज़न कि हमारा वो हमसे 100 साल आगे चले गए। वो तो चंद्रयान तक पहुंच के आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी कह रहे हैं, तो हमने भी कोई प्रोग्रेस किया पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोग्रेस मेरी दानिश में वो ये है कि कम से कम एक ऐसा मुल्क जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग बसते हैं जो तारीख़ी दाज से मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान 8-9 कौमें हैं, पाकिस्तान एक कौम नहीं है। आप उसको अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में वो एक कौम बन गई है तो 75 साल में तो कौम नहीं बनती। कौम बनने में 200, 250, 300, 400 साल लगते हैं। होटल के साथ ही हेलीपैड है। वकील दोस्त शामपुरी के साथ मीटिंग की। हमारी 18वीं फ्लोर की छत है। ये कोई ऐसी छत नहीं बनाई किसी ने भी। देखिए आप पूरी छतें देख लें, बालकनी के साथ, ये सब मैं अभी डेवलप कर रहा हूँ। तो ये दिस विल बी अ डिनर प्लेस, नाइस समटाइम मीटिंग पीपल, बट लुक देयर आर 4 रूफ्स लाइक दिस। और ये सब आर्टिफिशियल गार्डन, ये गार्डन बना रहे हैं ऊपर छतों पर, गार्डन, समथिंग न्यू। हम इसको बोलते हैं रफ़ाइल का 360 डिग्री व्यू ऑफ लंदन। यानी यू कम हियर, विद इन 3 मिनट्स यू कैन सी द एंटायर पिक्चर ऑफ लंदन।
रिवर थेम्स जो है ना वराज साहब, ये आया है मेरी सक्कर की यादों से। यानी मैं रिवर के किनारे, पेरिस में भी रिवर से ज़्यादा दूर नहीं रहता, और मेरे को कोई और चीज़ का शौक़ नहीं है। अच्छी जगह रहने का शौक़ है मुझे, गाड़ियों का शौक़ नहीं है, घड़ियों का शौक़ नहीं है मुझे, कुछ ऐसा कोई नहीं, बस अच्छे घर बनाने का शौक़ है। सो और दरिया के किनारे, क्योंकि सक्कर में रिवर इंडस के किनारे जब मैं लुकस पार्क के करीब रहता था तो दरिया की मौजें और देखना, और मेरे कालाबाग डैम का शौक भी उस वजह से हुआ। तो उसकी वजह, समझते हैं कालाबाग डैम बनना चाहिए? कालाबाग डैम ना बनाने की वजह से तो आज हमारे को इलेक्ट्रिकल क्राइसिस है, लेकिन सूबों की मुखालफत है। तो बात यह कि कालाबाग डैम इज़ नॉट अ डिस्चार्ज डैम, इट्स ओनली अ इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूसिंग डैम, इट्स वाज अ सिंक्रोनाइज्ड प्रोसेस। देयर शुड बी नो रीजन दैट वी शुड हैव 30 मिलियन पीपल, young people with no future. And secondly, we have failed our people. And secondly, we have failed in hydroelectric power को पूरी तरह हार्नेस करने में। होटल से रवाना हुए, शौक रंग के कपड़े पहनते हैं, तबीयत में भी शौकी हैं, इश्क तो किए होंगे। देखिए, इश्क किए नहीं जाते, इश्क हो जाते हैं। और मेरी बीवी मुझे कहती है कि मेरी बीवी से भी मेरा इश्क ही था। क्या आपने लव मैरिज की? जी जी, इन द सेंस के वो कुवैत में मुलाकात हुई, लेकिन हाँ, इश्क मेरी ज़िंदगी में उन्होंने मेरे बहुत कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा किया, क्योंकि मैंने कोई सतही इश्क नहीं किया। मैंने मोहब्बत जब की तो गहरी मोहब्बत की, तो उस मोहब्बत ने मुझे सबक भी सिखाए और परेशानियां भी सिखाई। आप कितने इश्क कर चुके हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं किए, यानी 2 या 1 ऐसे बस। मैं कोई इश्क के मामले में मैं बहुत तुनक ज़र्फ़ हूँ, तो मैं हर लड़की से इश्क नहीं करता, यानी मेरे कोई शौक़ ही नहीं है कि मैं हर औरत के पीछे लग जाऊँ। आपकी गुफ्तगू तो शायरों वाली है, आप बिजनेसमैन हैं या शायर हैं? नहीं, तो मेरे में शायरी तो है ना। मैं बिजनेसमैन होने का ये मकसद तो नहीं है या पैसे के पीछे दौड़ लगाना पागलों की तरह। जो हिस्से नाजुक है, अगर आप उसको बरकरार नहीं रखेंगे तो आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो कौन सा इश्क ऐसा था जिसमें जख्म लग गया? नहीं, कई 1-2 इश्क ऐसे थे जो हमेशा जख्म रहे और अभी तक गाहिल हैं, और वो बातें जो ज़िंदगी की होती हैं वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एहसास भी रही। आपको हुस्न में क्या पसंद है? मुझे एक पर्सनैलिटी एज अ होल अच्छी लगती है। आपके वालिद ने भी लव मैरिज की और आपने भी लव मैरिज की, ये क्या जीन्स आए थे आप में? आपको कैसे पता कि मेरे वालिद ने मेरे वालिद ने लव मैरिज नहीं की। उनके दिल पर जो ज़ख्म था, शायद वो मेरे वालिद का किरदार मेरे अंदर बहुत आया। मतलब वो राइटर, ऑथर थे, मैं मेरे ख्याल में जर्नलिस्ट होता। फेसबुक पर मेरे दोस्त हैं सत्यानंद सागर साहब, लैंड कमिश्नर हैं यूपी के। तो एक दिन वो मुरादाबाद से अमरोहे से मुरादाबाद की हाईवे पर ट्रैवल कर रहे थे, तो मैंने उनको फेसबुक पर उसी वक्त लिखा, उन्होंने अपनी लाइव टेलीकास्ट डाली कि भाई इन रोडों पर तो मेरी वालदा ने भी सफ़र किया होगा, कि मेरी वालदा की पहली शादी अमरोहे में हुई थी और मुरादाबाद नगामा सादात से जाती थी। तो उसने बोला कि इकबाल, ये तो अभी हाईवे अभी बना है, तुम्हारी वालदा यहाँ पर कहाँ सफ़र करेंगे, लेकिन तुम मुझे बताओ कहाँ पर थी। मैं कहा मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि गाँव का नाम नगामा सादात है। कहेंगे अच्छा, गाँव का नाम, कहेंगे किधर है। मैंने कहा कि मेरी वालदा मुझे ये बताती थी कि उनके घर के साथ वाला घर, सैयद मुश्ताक हुसैन आबदी साहब के साथ वाला घर जो था वो जिगर मुरादाबादी साहब का था। कहेंगे अच्छा, तो कहेंगे जिगर तो आपका तो मशहूर है, मैं जानता हूँ। मैं कहा उनका घर ढूंढ लें। तो कहेंगे क्यों तुम याद रखते हो उसको? तो मैंने कहा कि जिगर साहब जो थे वो रोज़ सुबह या हफ्ते में एक दफ़ा आकर दरवाज़ा खटकाकर हुस्न की भीख मांगा करते थे। तो उस पर यानी आप देखें, उनकी जमा मर्दी देखें, और काले बुचक्कड़ थे माशाल्लाह, लेकिन शायरों में आज़ादा कराम में बड़ा नाम। तो नाना की लड़ाई भी हो जाती थी। तो क्या जिगर मुरादाबादी नाना से रिश्ता मांगने आते थे? नहीं, नाना की बीवी से आकर नानी से आकर ये हुस्न की भीख मांग रहा हूँ। देखिए, एक बात नहीं कि अंदाज भी होते हैं ना। आप ये देखिए, उस ज़माने में राह रवी के भी अंदाज थे, लेकिन उन्होंने ढूंढ लिया। और 10 दिन बाद उन्होंने पता लगा लिया घर का, और मुझे कॉल किया, और फिर घर के फ़ोटो टूट गया था, गल बिल्कुल नया बन गए हैं। कुदरतुल्लाह शाह के ख़ानदान से भी कोई आपका तल्लुक़ था, वो क्या किस्सा है? मेरे अब्बा ने जब सक्कर में मुझे उंगली पकड़ा कर जाते थे, तो उनकी उम्र जब 72, 73, 74 साल थी, और मैं जब 10, 11 साल का बच्चा था तो उनसे सीखता था। तो मैंने अब्बा से पूछता था कि आपने इस उम्र में क्यों शादी की? तो अब्बा बोलते थे कि बेटा, मैंने जो मेरी शादी हुई थी पहली वाली वज़ीर
वज़ीर बेगम, उससे उनसे मेरी मोहब्बत नहीं थी। तो मैं कहा अब्बा फिर मोहब्बत नहीं थी तो शादी क्यों की? क्योंकि मोहब्बत किसी और से। तो मैंने फिर अब्बा से पूछा कि किससे मोहब्बत की? तो कहेंगे कि हमारे गांव में 1800 होशियारपुर की बात कर रहे थे कि 1905 और 1906 में मेरी एक लड़की के साथ मोहब्बत थी। तो गाँवों की मोहब्बतें जिस तरह होती हैं, तो कहेंगे कि वो मोहब्बत बहुत शदीद थी और मैं उसको अभी आज तक भुला नहीं सका। अब ये बात कर रहे हैं 1968-69 की, और ये मैं तस्करा 63 साल पहले की। तो मैंने कहा कि कौन थी वो? कहेंगे उस ज़माने में अयूब खान साहब हुकूमत करते थे। कहेंगे कुदरतुल्लाह शहाब साहब को देखते हो? बल्कि इसकी माँ से मेरी पहली मोहब्बत थी। कि बेचारी क्या मासूम सी मोहब्बत मुराद ये कि एक तरफा ही होगी, या ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा नौज़बिल्ला। तो कहेंगे कि वो मेरी, तो कहेंगे वो दिल पर अभी तक गाहिल है। अब्बा बोल रहे हैं, बूढ़े आदमी। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर अब्बा का इंतकाल हो गया 1976 में, मैं भी भूल गया। अब जब ये किस्सा हुआ सनतैदर सागर का, तो मैं कहा मैं अब्बा का भी तो गाँव ढूंढे। मेरे दूसरे दोस्त हैं राजन सोनी साहब, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब जो थे कैप्टन साहब, उनके कज़न वज़न हैं, हाँ जी, उनके कैप्टन के दोस्त हैं। तो उन्होंने भी मुझे बोला कि इकबाल तुम होशियारपुर क्यों नहीं आते? मैं कहा आप मुझे वो गाँव ढूंढ दें मेरे वाले। तो कहेंगे अच्छा उसके कोई अता पता बताओ। तो मैं कहा गाँव का नाम क्या है? मुझे गाँव का नाम ही नहीं पता। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा अच्छा मुझे कुदरतुल्लाह शहाब की माँ का, तो मैंने कुदरतुल्लाह शहाब का नाम डाला। तो मैंने कहा कि उनकी अम्मी का नाम ढूंढता हूँ। तो इत्तेफाक से उन्होंने किताब लिखी हुई है माँ। तो मैंने वो किताब को फ़ौरन मंगवा लिया। देखा तो उस पर तो लिखा था कि नहीं हम तो सरगोदा के हैं। और वो जब मैंने कहा अब्बा ने पूछा नहीं मुझे क्या बात कह दी, ये तो किताब में। तो जब किताब के कुछ समय पढ़े तो फिर मुझे ख्याल आया कि ओवरनाइट होशियारपुर से बैलगाड़ियों में बैठकर ये कैनाल डिस्ट्रिक्ट्स बन रहे थे, ज़मीनें गरीब लोगों को देते। तो अपने उस ज़माने में गुरबत तो बेइंतहा थी। तो उसमें बैठकर ओवरनाइट होशियारपुर से वो लोग उधर अपने कैनाल वाले डिस्ट्रिक्ट में चले गए थे। तो अब्बा सुबह उठे तो वो खातून वहाँ पर चली गई थी। तो वो कुदरतुल्लाह शहाब का किस्सा भी मुझे थ्रू गूगल, थ्रू इंटरनेट, थ्रू फेसबुक एंड गूगल आई डिस्कवर्ड कि दैट इज़ हाउ आई डिस्कवर्ड माई विलेज। इकबाल लतीफ़ साहब ये बताएं कि आपकी सालाना या माहाना आमदनी कितनी है और कहाँ से आमदन के ज़राए हैं? देखिए एक बात है कि मेरी जो आमदनी है वो ज़्यादातर उसका ज़रिया कुवैत में है। और मैं कुवैतियों का एक किस्म का 40 साल से उनका वो कहिए कि पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ। और अल्लाह का शुक्र से कि मैंने कुछ और तो दुनिया में नहीं कमाया, लेकिन ट्रस्ट बहुत कमाया। पेरिस और लंदन के जो होटल हैं इनके मालिक तो आप खुद हैं, लेकिन होटलों के मालिक भी हूँ और बहुत सी अदर प्रॉपर्टीज़ हैं जो कुवैतियों की हैं, जिसमें मेरा एक मैं प्रेसिडेंट हूँ उस कंपनियों का, 40 साल से हूँ। कई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने नाम कमाया, जैसे आगा हसन आबदी, आरफ नकवी, लेकिन बहुत अरूज पर पहुंचने के बाद वो किसी न किसी मुकदमे में फंस गए और सारा जवाल आ गया। इसकी क्या वजह समझते हैं? बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने। देखिए मेरे ख्याल में एक्सपेंशन को बेलगाम नहीं होना चाहिए, एक पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि अपने आप को इतना एग्जैजरेटेड फॉर्म में नहीं प्रेजेंट करना चाहिए कि आप बेइंतहा मुलाजमीन बढ़ा दें, बेइंतहा अपने खर्चे बढ़ा दें और दूसरी का चेहरा लाल देकर अपने चेहरे को भी लाल कर लें। आप बिल गेट्स के साथ बैठकर बिल गेट्स नहीं बन सकते। आप है ना दुनिया में अपने आप को तबाह करना चाहते हैं ना, तो अपने खर्चों को बढ़ा लें कि यार्ड ख़रीद लें, प्लेन ख़रीद लें, अब बेफ़ायदा की $1 मिलियन के खर्चे कर दें, अपने आप की प्रमोशन, सेल्फ प्रमोशन में लग जाएं। वो बेकार चीज़ें होती हैं। मेरी ज़िंदगी में मैंने ये सबक इनसे ही सीखे कि मैं अपने अखराजात को अपनी इनकम से 30 या 40% पर रखता हूँ। आपकी अहलिया जो है वो फ़ारसी स्पीकिंग है, पर्शियन है, ईरानी है। ये बताएं कि उनके साथ किस ज़बान में आप बात करते हैं? मैं अपनी इंग्लिश में ज़्यादातर बातें करते हैं, लेकिन जब लड़ाई होती है तो वो पर्शियन में बात करती है, फिर मैं भी पर्शियन में जवाब देता हूँ। आप कौन कौन सी ज़बानें जानते हैं? मैं कई ज़बानें जानता हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं एक मल्टी फेसेट सोसाइटी का मेंबर हूँ। पहली बात तो यह है कि मेरी वाइफ पर्शियन है, तो मैं पर्शियन उनसे सीख ली। उसके बाद मुझे उर्दू तो आती है, जैसे आपसे मेरे वालिद मेरे पंजाबी थे, वो बोलते थे काका किथे बै जा आराम नाल
की रोला पाया है, तो उनके एक पंजाबी अंदाज था, तो ही वॉज प्राउड ऑफ दैट। उसके बाद मेरी जो बॉसेस हैं वो अरब हैं, तो अरबिक सीख ली। फिर फ्रांस में रहा तो फ्रेंच मेरी बोलने में शायद 30% होगी, लिखने में शायद 25-30% है, लेकिन समझने में 90% है। तो उसके बाद मैंने सिंधी को मैं 99.9% पूरी तरह समझता हूँ। मैंने शाह लतीफ़ भट्टाई के कलाम को पढ़ा, शेख अयाज साहब के कलाम को मैंने तर्जुमा भी किया है। तो ये चीज़ें एक बुनियादी पाकिस्तानी प्रोवेंशल लैंग्वेजेस और एक ग्लोबल लैंग्वेजेस। अब मेरा शौक़ जो है वो मैं सोचता हूँ कि मैं एक और ज़बान सीखूँ, और वो ज़बान है इंसानियत की ज़बान, और कि सबसे बात कर सकूँ। अपने बेटे के घर पहुंचे, बहू और पोतों से मिले, घर में क्रिकेट पिच है जिस पर बच्चों के साथ प्रैक्टिस की जाती है। हम पाकिस्तानी अपनी मईशत के हवाले से बड़े परेशान हैं। आप ज़ाहिर है इकनॉमिक मैनेजर रहे हैं, आपने अपनी इतनी बड़ी एम्पायर भी खड़ी की। ये बताएं कि पाकिस्तान किस तरह अपनी इकानमी को ठीक कर सकता है? देखिए, ये एक बहुत शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस नहीं होते, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स जब आप क्रिएट करते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जो एक रोज़े आया की तरह रोशन है ये बात, कि ये जो एक्सपेरिमेंट हमने 2018 में किया उसका नतीजा देखें कि 112 जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, 2018 $112 बिलियन की KC की मार्केट कैपिटलाइजेशन थी। वो 52,000 पर जब KC था तो 105 रुपये पर डॉलर था। पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट था वो 11 ट्रिलियन रुपए था उस ज़माने में, और वो इक्विवेलेंट बनता था नियरली 10-11 बिलियन डॉलर के बराबर, और 112 बिलियन डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन थी। आज आपको पता है कितनी मार्केट वेल्थ डिस्ट्रक्शन जो हुई है, आज मार्केट कैपिटलाइजेशन 42-43 बिलियन डॉलर है, यानी 65-66 बिलियन डॉलर की एक्चुअल वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुई है पाकिस्तान में। जब आप इतनी बड़ी वेल्थ डिस्ट्रक्शन को लेते हैं, उसके बाद आपने उठाकर पूरी दुनिया को ये कहा कि हम चोरों का एक बहुत बड़ी सल्तनत है, हमारे यहाँ 12 बिलियन रुपए रोज़ की करप्शन होती है, जो कि पाकिस्तान के बजट से भी ज़्यादा थी। अब भी पाकिस्तान कहते हैं कि यार इसके क्विक सॉल्यूशंस बताओ। आपने अपने हाथों से अपनी मईशत को तबाह किया है, अपने हाथों से। आपके अक्लमंद लोगों ने, चीफ जस्टिस 2-3 चीफ जस्टिस कंटिन्यूसली इन्वॉल्व रहे, एक के बाद एक। जब आप ये कहते हैं हम चोरों की नेशन है, ये सब चोर हैं, तो उसका फ़र्क ये होता है फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ। पाकिस्तान में जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल जब हुआ तो उससे क्या हुआ कि कॉन्फिडेंस बिगड़ गया, लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया, और जब कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है तो नेशन जो है फिर वो डिपेंडेंट हो जाती है इन जो हम लोग जो बैसाखियाँ कहते हैं उसके। दूसरी बात मैं आपको बता रहा था कि इसका सबसे बड़ा नुकसान उनको हुआ है जो इशू लाए थे। अगर मैं बाजवा साहब को या उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आप 10-11 बिलियन डॉलर आपका बजट था, अब आपके डिफेंस बजट की जो वैल्यू है वो 6 बिलियन डॉलर रह गई। यानी हमारा डिफेंस बजट कम हो गया? नहीं, एक्चुअल बाइंग टर्म में, रियल वैल्यू में तो कम हो गया ना। बिलियन तो इंडिया का कितना बजट है? अच्छा, $78 बिलियन। वी ऑलवेज यूज्ड टू कीप ए 1:5 रेशो। अब तो 60 था तो 10 था 2018 तक, 1:10। अब तो 1:15, 1:16 हो गया, 1:14। Still we are doing well in defense? नहीं भाई, पाकिस्तान ने अपने डिफेंस को इतना एक बात सुने कि पेरिस पुलिस का बजट जो है ना वो $16 बिलियन है। लंदन पुलिस का बजट जो है 9 बिलियन पाउंड है।
पाकिस्तान की पूरी आर्मी का बजट $6 बिलियन है। आप लोग बार बार वही कहते हैं कि डिफेंस को, भाई पाकिस्तान एक 220 मिलियन की पॉपुलेशन है, पाकिस्तान में तकाजे और हैं, पाकिस्तान में वॉरलॉर्ड्स हैं, पाकिस्तान में एग्रेसिव पॉलिटिशियंस हैं जो ये समझते हैं कि वो पूरा पाकिस्तान को ओन करते हैं। वो इंडिया भी है मुकाबले में, और सबसे बड़ा इंडिया है, और एक बहुत बड़ी गिफ्ट है पाकिस्तान हम लोगों के लिए। मैं तो अल्लाह का शुक्र रोज़ अदा करता हूँ कि पाकिस्तान बन गया। मैं उन लोगों से बिल्कुल मुतनफ़िर हूँ जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान, आप जाकर तो देखें 220 मिलियन की हालत दूसरी तरफ, और ये कहना कि बात, मेरी तो तीनों बहुएं हिंदू हैं, उसके बावजूद उनको मोहब्बत से हम लोगों ने उनके ख़ानदान को जीत लिया। तो अभी भी हिंदू है, तो उसके लिए हमने कभी उनको कोई बात ही नहीं की। इस मौजू पर हम बात नहीं करते। इस मौजू पर भाई एक बहू किसी के लेकर आओ, उसका ज़बरदस्ती उसके ख़यालात को भी चेंज करो, ये तो मेरा, उन्होंने हमको इतनी अच्छी औलाद दे दी, इतनी खातून खूबसूरत हैं, इतने अच्छे लोग हैं, इस घर को देखें। तो जब हम एक, मेरे दानिश में दैट इज़ नॉट एन इशू, अपने अखलाक से दुनिया को बदलो। आप दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों से, मुल्कों के सरबराहों से, अमीर लोगों से मिले हैं, किस शख्सियत ने सबसे ज़्यादा मुतासर किया? मुझे सबसे ज़्यादा जो दुनिया में अकल के लिहाज से मुतासर किया वो एलन मस्क ने किया है कि यानी बहुत ही क्रिएटिव, और मैं उससे शख्सी तौर पर तो शायद अभी पेरिस में आया था तो 90 सेकंड मिलाऊंगा, तो LVMH का जो डिनर था उसमें शेवल ब्लां, जैसे मैं पोप फ्रांसिस से मिला हूँ, मैं मसलन बिल क्लिंटन से मिला हूँ, प्रिंस चार्ल्स से, जब वो प्रिंस थे उनके घर पर। जो बादशाह कौन कौन से मिले हैं? जो किंग अब्दुल्ला थे उनसे मिला हूँ, और सऊदी अरेबिया के अमीर सबाह अहमद से मिला हूँ जो इंतकाल हो गया उनका। फिर तो इन लोगों से मिला हूँ। फिर शेख सआद बिन मखदूम से सक्कर में मिला हूँ जब बिल्कुल छोटा था। तो वो जब वो 67 में आते थे तो निशात रेस्टोरेंट होता था, तो उधर आकर ये अपना जाते थे रहीम यार खान